बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए थे। साथ ही हमने डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लाइट देखा था ऑन द इंटरफेशियल सरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, है ना। साथ में हमने ये देखा था कि वहां पे कौन कौन से तीन फिनोमिना अगर हो जाते हैं अगर डिफरेंट चेंज हो जाए और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए। तो गाइस, इसी के साथ उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज यहाँ से फॉर्मेशन करता है। तो मिरर के बारे में जितनी भी नॉलेज होगी, जितने भी हम पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड के एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की, है ना। मिरर को बताने की मुझे अब जरूरत नहीं है, लगता है कि क्योंकि मिरर को हम कई बार रिलेट कर चुके हैं। मिरर क्या है? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि स्मूथ होता है, प्लेन होता है, पॉलिश जो ऑन दी वन सरफेस होता है ना। कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसके पीछे की साइड, बैक साइड पे हम पॉलिश कर दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? मिरर में कन्वर्ट हो सकता है। और उस पर अगर कोई लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो वो वहां से क्या कर देगा? मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जो कि किसको अकर कराता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को अकर कराता है। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर की, जिसमें कि सबसे पहला जो मिरर होता है हमारे पास वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सीधा शीशा, जिसके बारे में अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास होते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरीके के हो जाते हैं। इसमें पहला आ जाता है कॉनकेव और दूसरा आ जाता है हमारे पास कॉन्वेक्स। ये दो तरीके के मिरर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोनों कैसे बनाए जाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कॉन्केव मिरर है उसको हम पहले भी बनाए हैं, पहले भी हमने इसका डायग्राम आपको बताया है। कॉन्केव मिरर बल्जिंग इनवर्ड होता है। कॉन्केव मिरर कैसा होता है? बल्जिंग इनवर्ड होता है और उसकी आउटवर्ड वाली पोजीशन पर, आउटवर्ड वाली डायरेक्शन पर क्या होती है? पॉलिशिंग होती है, यानी कि ये पॉलिश्ड एरिया है इसका, ठीक है। ये कैसा है? बल्जिंग इनवर्ड है, अंदर की तरफ ये दबा हुआ है। तो लाइट अगर इस पर गिरती है तो ये कैसे कर देता है? उसका रिफ्लेक्शन कर देती है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है? वो डिपेंड करता है कि वो फोकस में से पास होकर के जा रहा है, या फिर फोकस में से आ रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, या फिर पोल पर आ रहा है तो पोल से सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर किसके लिए है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए है कि लाइट जो होती है, देखिए ये कैसा यहाँ से बल्जिंग आउटवर्ड है। इसकी पहचान कैसे होती है? ये कैसा होता है? बल्जिंग आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो जब अंदर की तरफ दबा हुआ होगा वो कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा नेचर से, यानी कि कॉन्केव होगा। और जब बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसका देखो कैसा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वहां से सारे लॉज आपको समझ में आ जाएंगे कि एक लाइट किस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और किन किन रूल्स को फॉलो करती है और इमेज फॉर्मेशन करती है। हाँ जी, तो बच्चों हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से वो इमेज फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक छोटी सी चीज है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑलवेज। अब देखो, ये मैंने बनाया प्लेन मिरर, ठीक है। अब अपने घरों वाले शीशे पर चलते हैं। सुबह उठ करके जब हम नहा के शीशे के सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं? जो जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली चीज ये हुई कि हम इस तरीके से खड़े हुए, ठीक है, मिरर के सामने। तो मिरर के अंदर की जो इमेज हमें दिखाई देगी वो ऐसी ही दिखाई देगी, ठीक है। जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़े इस मिरर के अंदर हम दिखाई देंगे। जितने डिस्टेंस पर हम खड़े हैं उतने ही डिस्टेंस पर वो इमेज बनाएगा। फर्क कहां कहां आएगा वो चीजें हमें देखनी है। पहली चीज, जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर वो हमेशा होती है वर्चुअल। कैसे होती है? वर्चुअल। ये आप लोगों को याद रखना है, वर्चुअल का मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब ये बनाता है। दूसरी जो चीज है जो आपको याद रखनी है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमारा सिर्फ नीचे चला गया और पैरों पर आ गया, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? सीधी, यानी कि इरेक्ट इमेज बनाता है। तीसरी जो चीज है, ऑफ द सेम साइज।
ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उतनी ही बड़ी क्या बनेगी बच्चे, उसकी इमेज बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने पेंसिल यहाँ रखी और ये 10 सेंटीमीटर हाइट की है, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। यहाँ पर साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यहां तक क्लियर है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि द डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस इज सेम of the distance of image, sorry, the distance of image is same as that of distance of object। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, मतलब कि मैंने अभी बताया कि सपोज मान लीजिए यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, हम शीशे के सामने 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, तो जो हमारी इमेज है वो हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी, यानी कि 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। और याद भी क्या रखना है यहाँ पे कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बट क्या याद रखना है, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी बच्चे, बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि इमेज हमारे आगे ही बन जाए। हमारी इमेज हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो मिरर के जस्ट पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है। पहली वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी होती है। दूसरी इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी होती है। तीसरी सेम साइज की बनाता है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। चौथी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर बनाता है, बिहाइंड द मिरर, जितने डिस्टेंस पर हम खड़े हैं। मान लीजिए मिरर खड़ा हुआ है, ठीक है, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो यहाँ जस्ट पीछे 1 मीटर, मिरर के जस्ट पीछे 1 मीटर ही क्या बनेगी, मेरी इमेज बनेगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट डाउन करिए, फिर आगे 5वीं और 6ठी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि द इमेज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म होती है इज लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड, जो आपको ध्यान रखना है, देखो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट should be left side of the image। जो हमारे ऑब्जेक्ट का राइट साइड होगा वो इमेज का लेफ्ट साइड बन चुका होगा। मतलब अगर मैं अपने मिरर के सामने अपने हाथ को ऐसे रखता हूं, तो जो मेरे हाथ का ये थंब है, फिंगर्स है, ये इमेज कैसी दिखाई देगी मुझे, देखो इमेज कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी ना। तो ये जो मेरा राइट पार्ट है वो इमेज का कैसे हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। आप इसको कैसे देखेंगे, अभी हम ऐसे खड़े हुए हैं, बिल्कुल जस्ट सीधे, मेरा राइट मेरा लेफ्ट, लेकिन मिरर में इमेज जो कैसी बन रही है वो ऐसी बन रही है ना। और जब ऐसी बनेगी तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, ये पार्ट मेरा वाला राइट हो जाएगा, यानी कि मेरा लेफ्ट मेरा राइट है, मेरा राइट मेरा लेफ्ट है। तो सेम यही चीज को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड, कि जब हमारे ऑब्जेक्ट का राइट वाला साइड इमेज का क्या बन जाए, लेफ्ट वाला पार्ट, और लेफ्ट वाला साइड क्या बन जाए, इमेज का राइट वाला पार्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी प्लेन मिरर की, जिसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जब एक से ज्यादा प्लेन मिरर को एक साथ रखा जाता है और उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों 2 नोट पॉइंट हैं जो प्लेन मिरर के लिए आप लोग याद रखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर्स are placed at an angle theta, ठीक है, किसी एंगल पर। मान लीजिए ये एक मेरे पास मिरर है और ये एक मेरे पास मिरर है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर रख दिए जाए, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए, थीटा हो जाए, ठीक है। ये एक मिरर हो गया, ये एक मिरर हो गया, दोनों किसी एंगल पर रखे हुए हैं, थीटा एंगल पर। उनके बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है और उसको केवल अप्लाई करना है। n इज द नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय थीटा। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, मैंने कहा कि इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि दोनों
प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। तो आप बताइए यहाँ क्या अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 30। तो 30 से जब आप इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई है 12 हो गई। अगर मैं कहूँ आपसे थीटा इक्वल्स टू 60, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो मिरर्स हैं कितने एंगल पर रखे हुए हैं एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर रखे हुए हैं। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी 360 डिवाइड बाय 60, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस आर 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें क्या पता हो कि दोनों प्लेन मिरर्स को कितने एंगल पर इंक्लाइन किया गया है या दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कितना एंगल प्रोड्यूस किया गया है। इसी में एक और नोट आप लोगों को याद रखना है, ये तो हुई फर्स्ट पार्ट, यानी कि अगर मान लीजिए दोनों प्लेन मिरर्स को, जो नोट आप लोग याद रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे रखा जाए, अगर दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए, एक दूसरे के ऊपर और नीचे रखा जाए, एक दूसरे के जस्ट बराबर में ऐसे रखा जाए, जिनमें कि उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, यानी कि एंगल बनेगी ना, तो उस केस में क्या होने वाला है, जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी लगेगी, देखो 360 डिवाइड बाय 0, 0 से जब हम किसी टर्म को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है इनफाइनाइट। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर दो प्लेन मिरर्स को 0 डिग्री पर रखा गया है तो वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी। और अगर किसी भी एंगल पर इंक्लाइन किया गया है थीटा 60, 45, 90, 120, 150, तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में और उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो नोट पॉइंट और बताने हैं और इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो बच्चों जो तीसरा नोट पॉइंट है वो ये कि अभी हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन always same for all the surfaces। मतलब कि जो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करते। कहने का मतलब क्या हुआ, सरफेस आपका बल्जिंग इनवर्ड हो तो भी I इक्वल्स टू R होगा। ठीक है, ये आपका I हो गया और ये आपका R हो गया। चाहे सरफेस ऐसा हो तो भी आपका I इक्वल्स टू R होगा। यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस रूल्स को फॉलो करता है, जिन लॉज को फॉलो करता है, वो चेंज नहीं होंगे। आपका सरफेस ये हो जाए तो भी I इक्वल्स टू क्या होगा, R होगा, और तीनों की तीनों सेम प्लेन पर ही लाई करेंगी, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल है। या आपका सरफेस ये हो तो भी आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर लाई करेंगे। तो कभी भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड नहीं करते ऑन दी नेचर ऑफ सरफेस। तो हम यहां लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड, ये भी लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ किस पर, जो हमारा सरफेस है। सरफेस चाहे आपका कैसा हो, सरफेस की शेप चाहे कैसी भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लॉज जो है वो पर्टिकुलरली वैसे ही काम करते हैं जैसे प्लेन सरफेस के लिए वो करेंगे। दूसरा एक नोट पॉइंट और जो आप लोग याद रखेंगे, छोटा सा है, छोटा जो मैं लिख देता हूं कि जितने भी नॉन लुमिनस बॉडीज होती है, नॉन लुमिनस बॉडीज कैसे, वो हमें कब चमकती है, नॉन लुमिनस बॉडीज सीन्स ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टिंग लाइट या रिफ्लेक्टिंग रे reaches in our eye, जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ही हमें नॉन लुमिनस बॉडीज चमकती हुई दिखाई देती है। अदरवाइज नॉन लुमिनस बॉडीज पर कोई लाइट नहीं होती, और जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी और वो हमारी आंखों के अंदर एंटर नहीं करेंगी, तब तक हमें नॉन लुमिनस बॉडीज दिखाई नहीं देंगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस के साथ और कुछ रूल्स के साथ जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।